वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 20 दिसंबर से आप सभी की क्लासेस जो चैनल पे मिलने लगेंगी, तो चलिए इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको चैनल शेड्यूल बताना चाहेंगे कि क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस चैनल पे आपको कितनी क्लासेस मिलेंगी और उनकी टाइमिंग क्या है। तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग 8 AM में KVS TGT की क्लास मिलेगी, जो कि आपको सबसे पहले तो NCERT ही स्टार्ट नहीं करेंगे हम। सबसे पहले तो हम लिटरेचर का बेस अपना मजबूत करेंगे, क्योंकि आप 6th 7th 8th का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, आप KVS TGT PhD का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछ लेंगे, आपसे ये पूछ लेंगे कि आपको उसका बेस ज़रूर पता होना चाहिए कि उसमें कौन सा फॉर्म फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा फॉर्म है। लिटरेचर का फॉर्म्स आप समझते होंगे, पोट्री, प्रोज, ट्रेजेडी, ये सब इसको फॉर्म्स होता है। ये इस वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे। बस अभी आप चैनल शेड्यूल को समझ लीजिए। फिर इवनिंग 5 PM में आपको कॉमन सब्जेक्ट जो PRT TGT PhD का है, ये वाला ये आपको तीनों क्लासेस के लिए ही इम्पोर्टेंट होगी, जो इवनिंग 5 PM में क्लास अपलोड होगी या फिर लाइव चलेगी। फ़िलहाल तो अभी अपलोड ही होगी। जब 1 के सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तब फिर लाइव चलेगी। तो जो कॉमन सब्जेक्ट का है हम बात कर रहे थे, वो क्लासेस ये TGT PhD या PRT तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि सबसे पहले हम हिंदी को कवर करेंगे, फिर कंप्यूटर को कवर करेंगे, फिर पेडागोजी को कवर करेंगे। ऐसे ही इसी प्रोसेस में हम सारे क्लासेस जो PRT के हैं उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर हम बात करते हैं इवनिंग 6 PM की। जो इवनिंग 6 PM में आपको क्लास मिलेगी वो UP TGT PhD की प्रैक्टिस सेट रहेगी। मतलब KVS की वैकेंसी आ गई, अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है। KVS के 4 साल बाद आई है और काफ़ी अच्छे पैमाने पे आई है। लेकिन हमें UP TGT PhD को भूलना नहीं है। मुझे पता है, मतलब हाँ, हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि अभी तक आपके KVS वो UP TGT PhD की इंग्लिश के पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन हमें उसका प्रैक्टिस सेट नहीं बंद करना है। तो आपको इसका एक प्रैक्टिस सेट इवनिंग 6 PM पे आपको मिल जाएगा इस चैनल पे, जिससे कि आपका जो UP TGT PhD का है, क्योंकि उसका सिलेबस और KVS का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। केवल आपको फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर और फिगर ऑफ स्पीच, यही दो टॉपिक आपको सेम मिलेंगे UP TGT PhD और KVS TGT PhD। बाकी सारा अलग है। उसमें सारे जो UP TGT PhD का है वो सारे राइटर हैं, आपको बताने जरूरत नहीं है। KVS में पूरे आपका NCERT भरा हुआ है, तो कि इसका भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो आपको इवनिंग 6 PM पे मिल जाएगा। दोनों का ही प्रैक्टिस है। UP TGT PhD प्रैक्टिस सेट के नाम से ये प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर दूँगी, यहाँ से आप आराम से पूरे क्लासेस को देख सकते हैं। और जो बात कर रहे हैं हम इवनिंग 8 PM, यहाँ पास KVS जो PGT का है, ये इंग्लिश का क्लास, ये आपको मिलेगा। सब अभी तो फ़िलहाल हम KVS TGT PhD की कुछ क्लासेस साथ में लेंगे, क्योंकि दोनों में ही आपके फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर और फिगर ऑफ स्पीच कवर कराने हैं। क्योंकि हमें NCERT भले ही पढ़नी है, हमारे एग्ज़ाम में NCERT आ रही है, पर हमें लिटरेचर का बेस अपना मजबूत करना है कि लिटरेचर की शुरुआत कहाँ से हो रही है। इसलिए सबसे पहले तो हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ेंगे। जब हमारा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम फिगर ऑफ स्पीच पर आएंगे। जब ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम NCERT पे चलेंगे। जब NCERT पे चलेंगे तो आपकी TGT की क्लास अलग चलेगी और PhD की क्लास अलग चलेगी। फिलहाल तो अभी दोनों ही क्लासेस ज्वाइंट ही मिलेंगी आपको, क्योंकि दोनों का टॉपिक सेम है, तो दोनों का क्लासेस ज्वाइंट रहेंगी। फिर उसके बाद जब ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आपकी क्लासेस अलग रहेगी। तो चलिए आज का हम जो हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, उसे शुरुआत करते हैं। क्योंकि क्योंकि जो हमारा बेस है उसे मजबूत करना है, तो हमें समझना पड़ेगा कि जो लिटरेचर के कितने फॉर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इतना समझ लीजिए कि हमारे लिटरेचर में जितने भी रिटेन फॉर्म मिलते हैं, वो तो या वर्स होंगे या फिर प्रोज होंगे, दो ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जितने भी दुनिया में लिटरेचर लिखे गए हैं वो दो ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर वर्स होंगे या फिर पोट्री होंगे। वर्स फॉर्म जो है वो पोट्री जो है वो वर्स फॉर्म का ही पार्ट है, ये पोट्री। तो आज इस वाले टॉपिक में हम पोट्री को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
देखिए पोट्री प्रोज दो टाइप ही होते हैं। प्रोज में आपका जैसे कोई भी हो गया जिसमें लाइन हो गया, जिसमें पूरे आप 10-10 पेज का लिखते हैं, जैसे ऐसे हो गया किसी टाइप का, ये सब आपका प्रोज हो गया। लेकिन उसी उसी टॉपिक को आपको, किसी भी टॉपिक को आप बिल्कुल छोटे में, बिल्कुल टोन में, रिदमिक टोन में, एक पैटर्न में एक पैटर्न में, एक राइम स्कीम फॉलो करके अगर उसी चीज़ को आप लिखते हैं तो उसी चीज़ को पोट्री बोला जाता है। तो कैसे, चलिए देखते हैं कि पोट्री का डेफिनेशन क्या होता है। पोट्री इज़ अ, just a second. Poetry is a form of literature that is composed in a determined lyrical arrangement of words that may have various functions, conveying a thought, describing a scene, or telling a story. मतलब जो कि आप पोट्री क्या कहते हैं कि आप किसी अपने थॉट को या फिर किसी सीन को या फिर किसी स्टोरी को बता रहे हैं, लेकिन एक लिरिकल अरेंजमेंट के साथ, जो कि आपके वर्ड जो निकल रहे हैं वो एक एक टोन में निकल रहे हैं, एक बीट के हिसाब से निकल रहे हैं। जैसे कि लास्ट में कैट मैट सैट, ये जो लास्ट का ये होता है, इसी को हम एक टोन कहते हैं। मतलब हमारे में बिल्कुल जब हम बोल रहे हैं उसको बिल्कुल लिरिकल टोन मिल रहा है, तो वो पोट्री का फॉर्म बन जाता है। Poems can be structured with rhyme, lines and meter. Poems can be structured with rhymes, rhyme and meter. जो पोएम्स लिखी जाती हैं वो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनमें एक राइम स्कीम फॉलो की जाती है जो कि एक मीटर फॉर्म में होता है। अब सोच रहे हैं कि ये राइम स्कीम और मीटर क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले हम इसी को आपको डिटेल में समझा देते हैं, क्योंकि बहुत, आप भले ही DST-PST की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप में से अभी तक बहुत ऐसे होंगे जिनको राइमिंग स्कीम निकालना या फिर मीटर क्या होता है ये नहीं पता होगा। पता होगा लेकिन ठीक से नहीं पता होगा। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि पता नहीं होगा, पता होगा लेकिन ठीक से नहीं पता होगा। क्योंकि आपके देखिए आपके जो 6, 7, 8 या फिर शायद 10th क्लास में जॉन किट्स के ओड्स हैं, जिसमें कि आपको स्टैंजा दे दिया जाएगा एग्ज़ाम में, नॉर्मल सा स्टैंजा दे दिया जाएगा उन्हीं के पोएम का, और निकालना पड़ेगा कि ये बताइए इसमें इसका राइमिंग स्कीम क्या है, इसमें कौन सा मीटर यूज़ हुआ है। तो ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप 6, 7, 8 का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, आप TST-PST का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये चीज़ मैं बार बार बता रही हूँ, इसलिए हमको अपनी तैयारी उसी लेवल की रखनी पड़ेगी। सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये क्या है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको एक स्टैंजा दे दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि इसमें कौन सा मीटर यूज़ हुआ है, इसमें कौन सा राइम स्कीम यूज़ हुआ है। तो आपको निकालना आना चाहिए कि एक स्टैंजा के थ्रू आप कैसे उसका राइम स्कीम निकाल रहे हैं, कौन सा मीटर फॉलो हो रहा है, ये सब अगर आपको पता रहेगा तो आप आराम से निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले उसी को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मीटर क्या होता है। मीटर क्या होता है, तो अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस अनस्ट्रेस सिलेबल, मतलब कि हमारे पास जो सिलेबल होता है, मतलब कि जो वॉवेल साउंड होते हैं उनको हम सिलेबल कहते हैं। जब हमारे वर्ड में जितने वॉवेल साउंड मिलेंगे, आपके वॉवेल साउंड बोलने में स्पीकिंग में जो वॉवेल साउंड मिलेंगे उनमें, उन्हें हम सिलेबल कहते हैं। और सिलेबल को जो पैटर्न मिलता है स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस, उसी को यही फॉलो होता है, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल के थ्रू फॉलो होता है, जिसे हम मीटर कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रेस और अनस्ट्रेस क्या है। अगर हम कोई शब्द बोल रहे हैं तो जिसमें हमें ज़्यादा मतलब कि हवा पास हो रहा है, उसे हम ज़्यादा दम लग रहा है, उसे स्ट्रेस कहेंगे। कोई भी वर्ड आप बोल रहे हैं उसमें स्ट्रेस लेके जो पार्ट बोल रहे हैं उसे स्ट्रेस कहेंगे, और जिसमें आप नॉर्मली बोल देते हैं, सीधे सीधे एकदम आराम से बोल देते हैं, उसे अनस्ट्रेस कहेंगे। आगे देखते हैं। Meter occurs when the stress and unstressed level of the word in a poem are arranged in a repeating pattern। तो जब ये स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल का जो पैटर्न रहता है, यही पोएम में बार बार रिपीट राइटर करता रहता है, तो उसी को वो मीटर कहता है। मतलब वही वो मीटर फॉलो करता है। आगे when poet write in a meter they count out the number of strong स्ट्रेस जो रहता है आपको स्ट्रॉन्ग, मतलब इसमें काफ़ी हवा पास होती है या फिर काफ़ी दम लगता है बोलने में, ऐसे वॉवल्स को स्ट्रेस कहा, ये मैंने बताया, ऐसे वॉवल्स को स्ट्रेस कहा जाता है, सिलेबस कहे जाते हैं। एंड अनस्ट्रेस जो वीक, मतलब कि आराम से बोला जाए, जो वीक होते हैं उनको अनस्ट्रेस कहते हैं। तो जब राइटर अपने इन दोनों पैटर्न को अपने लाइन में फॉलो करते हुए, उसी पैटर्न को बार बार रिपीट करते हुए अपने पोएम को लिखता है, तो उसी को हम मीटर, उसी फॉर्म को हम मीटर कहते हैं। दे रिपीट द पैटर्न थ्रू आउट द पोएम, वो पूरे अपने पोएम के थ्रू आउट ये पैटर्न रिपीट करता रहेगा। आगे अब व्हाट इज़ पोएटिक मीटर, इसको देखिए यहाँ डिटेल में समझते हैं। आई होप यहाँ आपको क्लियर हो गया। पोएटिक मीटर इज़ अ जनरली रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस। ये मैंने आपको बताया है कि जो एक पैटर्न है, मतलब देखिए सबसे पहले तो आप, अगर राइटर स्ट्रेस फॉलो कर रहा है फिर अनस्ट्रेस, तो वही वो करेगा, पहले स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस।
ऐसा नहीं कर रहा है कि पहले स्ट्रेस फॉलो कर रहा है फिर अनस्ट्रेस फॉलो कर रहा है फिर स्ट्रेस, ऐसा नहीं होगा। जो राइटर फॉलो कर रहा था पहले स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस, यही पैटर्न राइटर फॉलो करते करते अपनी पूरी पोएट्री क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। अब यहाँ समझ लीजिए अब राइमिंग स्कीम क्या होती है। जस्ट अ सेकेंड, देखिए टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। अब ये देखिए ब्राइट और नाइट मिल रहा है ना, एक टोन बन रहा है ब्राइट और नाइट। फिर वॉट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। देखिए यहाँ आई और ये सिमेट्री वाई वाई, ये आप देख रहे हैं ये द टाइगर का विलियम ब्लैक का जो है उससे लिया गया है। ये इसमें एक राइम बन रहा है, आप देख रहे हैं ब्राइट नाइट आई सिमेट्री, ये एक राइम बन रहा है। ये हो गई आपकी राइम स्कीम। जब एक पोट्री, देखिए प्रोज हमेशा क्या रहता है कि पैराग्राफ में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वही पैराग्राफ जब इंस्टेंजा में कन्वर्ट हो जाता है पोट्री में, जो एक राइम लाइन कन्वर्ट कर राइम लाइन स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल या फिर अनस्ट्रेस और स्ट्रेस लेवल फॉलो करते हुए बनता है, एक बीट के हिसाब से एक उसमें रिदम पाया जाता है, एक टोन पाया जाता है। जैसे कि आप बोलते समय हमको हमको वो अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, एक रिदमिंग फॉर्म में जब पोएट्री क्रिएट होती है जो कि हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल प्लीजिंग लगता है, उसे हम पोएट्री कहते हैं। और पोएट्री में जो मीटर और राइम प्रयोग होता है वो क्या होता है, मीटर मैंने आपको ऊपर बताया, जो वॉवेल्स का साउंड है उसे स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल में फॉलो करते हुए उसी बीट को पकड़ते हुए जब राइटर अपनी पोएट्री क्रिएट करता है तो उसे मीटर कहते हैं। अब यहाँ पास देख लीजिए कि सॉरी कि राइम स्कीम क्या होती है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पास ब्राइट नाइट, तो ए हो गया, अब यहाँ पास से चेंज हो गया आई सिमेट्री, तो ये बी हो गया और ये बी हो गया। तो इसमें फॉलो क्या हुआ है ए बी बी। अगर यही राइटर आगे बढ़ता जाए और चेंज कर दे अपना ट्री से, मान लीजिए कि कुछ और लिख दे तो वो सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पास बताया गया है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस लेवल मीटर, सॉरी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मीटर। सबसे आयम क्या होता है, आयम जब फॉलो करता है वो अनस्ट्रेस एंड वन अनस्ट्रेस एंड वन स्ट्रेस लेवल। सबसे पहले आयम पेंटामीटर आप सुने होंगे, तो पेंटामीटर क्या होता है ये भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए कि आप मीटर कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले तो आई एम आता है। तो आई एम क्या है, सबसे फेमस ये माना जाता है, आप सुने भी होंगे आई एम एक पेंटामीटर, ये सब सुने होंगे तो समझ लीजिए इसको। सर आई एम जो फॉलो करता है वो सबसे पहले अनस्ट्रेस फॉलो करता है, फिर वन स्ट्रेस लेवल, सबसे पहले वन अनस्ट्रेस फिर वन स्ट्रेस लेवल फॉलो करता है आई एम। मतलब पहला जो उसका सिलेबल होता है, वॉवल साउंड होता है सिलेबल का, वो पहले तो बिल्कुल आराम से बोला जाता है, फिर जो दूसरा वाला होता है उसे स्ट्रेस लेके बोला जाता है। इसका उल्टा होता है ट्रोइक, जो ट्रोइक होता है इसका उल्टा उल्टा होता है। ये कंटेंस वन स्ट्रेस एंड वन अनस्ट्रेस लेवल। इसमें पहले क्या होता है, पहले स्ट्रेस लेके बोला जाता है वही सिलेबल, फिर उसके बाद अनस्ट्रेस लेके बोला जाता है वही सिलेबल। तो ये पैटर्न आई एम का उल्टा क्या हो गया, आई एम का उल्टा हो गया ट्रोइक। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आयम का उल्टा आई एम मीटर का उल्टा कौन सा मीटर होता है, तो ट्रोइक मीटर होता है। अब स्पॉन्डी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है ये यही दोनों हैं, आयम और ट्रोइक, यही दो आ सकते हैं कि इनका पैटर्न क्या फॉलो होता है। बाकी हम आपको ये भी बता देते हैं कि इन सब आपको नॉलेज होना चाहिए, भले एग्जाम में नहीं, क्योंकि एग्जामिनर कुछ कहा नहीं जा सकता क्या आ जाए। तो स्पॉन्डी जो है वो कंटेंट्स टू स्ट्रेस लेवल। इसमें जो स्पॉन्डिंग होता है कि इसमें केवल दो स्ट्रेस लेवल ही होता है, इसमें अनस्ट्रेस लेवल नहीं होता है। अगर राइटर आपको स्पॉन्डिंग पोएट्री लिख रहा है, स्पॉन्डिंग फॉर्म में पोएट्री लिख रहा है, इसमें स्पॉन्डिंग मीटर का यूज़ कर रहा है, तो वो केवल स्ट्रेस लेवल का ही यूज़ करेगा। चौथा आता है एनापेस्ट, कंसिस्ट ऑफ 3 बीट्स। ये इसमें जो बीट्स रहते हैं वो 3 रहते हैं, और इसमें क्या रहते हैं, 2 वन स्ट्रेस रहता है, 1 स्ट्रेस रहता है। पहले तो दो राइटर क्या करेगा, अनस्ट्रेस फॉलो करेगा, दो जो स्लेबल यूज़ करेगा, जो बीट्स यूज़ करेगा, दो अनस्ट्रेस फॉलो करेगा, फिर उसके बाद वो चेंज करके स्ट्रेस पे आ जाएगा, 1 स्ट्रेस फॉलो करेगा। लास्ट है ये आपका पांचवा डॉक्टाइल जो कंसिस्ट ऑफ 3 बीट्स, ये भी 3 बीट्स ही फॉलो करता है, पहले स्ट्रेस और फिर 2 अनस्ट्रेस। ओके, आई होप आपको यहाँ पर समझ गई होगी। तो यहाँ पर देखिए बस ये उल्टा है, यहाँ पर क्या है टू अनस्ट्रेट यहाँ पास क्या है टू अनस्ट्रेट एंड 1 स्ट्रेस, और यहाँ पास क्या है 1 स्ट्रेस एंड 2 अनस्ट्रेस। इसका देखिए उल्टा एनापेस का डॉक्टाइल हो गया। आई होप आपको मीटर आई होप आपको मीटर और राइमिंग स्कीम पता चल गई कैसे निकाला जाता है।
चलिए अब आपको ये हम बता देते हैं। अभी आप पूछ रहे थे कि मतलब आप सोच रहे होंगे कि पेंटामीटर, हेक्टामीटर ये सब क्या होता है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें क्या होता है। देखिए, अगर जो वन स्ट्रेस फुट पर लाइन यूज़ होता है तो उसको क्या कहते हैं, मोनोमीटर कहते हैं, उसको कहते हैं मोनोमीटर। अगर 2 मीटर में यूज़ होता है, 2 मीटर उसे डायमीटर, 3 मीटर में यूज़ होता है तो उसे ट्राईमीटर, अगर 4 मीटर में यूज़ होता है टेट्रामीटर। फिर अगर 5 मीटर में अगर एम्बिक को हम 5 मीटर, एम्बिक अक्सर 5 मीटर में ही यूज़ होता है, तो एम्बिक पेंटामीटर जिस हेरोइक कपलेट भी कहते हैं, एम्बिक पेंटामीटर हेरोइक कपलेट भी कहते हैं, आगे हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। फिर अगर 7 लाइन में यूज़ होता है, अगर सॉरी 6 लाइन में यूज़ होता है तो हेक्सामीटर, 7 लाइन में यूज़ होता है हेप्टामीटर, और 7 लाइन को हम टाइम रोयल भी कहते हैं, आप ये समझ लीजिएगा, और 8 लाइन को ऑक्टामीटर भी कहते हैं। सिंस रिच पोएम्स हैज़ 5 स्ट्रेस पर लाइन और 5 पोएटिक फीट पर लाइन, वी कैन से दैट इट इज मीटर इज पेंटामीटर। अगर 5 स्ट्रेस यूज़ किया गया पोएम में पर लाइन में और 5 पोएटिक फीट भी यूज़ किया गया पर लाइन में, तो हम कह सकते हैं कि वो पेंटामीटर हो गया। चलिए इस इतना ही, या फिर एक एक एग्जाम्पल भी ऐड हुआ है जिसको भी देख लीजिए। देखिए सबसे पहले तो हम ट्रोइक का एग्जांपल लेते हैं कि सो व्हाट डू, कैसे आप निकालते हैं स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, ये भी तो आना चाहिए आपको। तो ट्रोइक का एग्जांपल लेते हैं, जो टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट वाला था उसी से ले लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड दोस्तों। देखिए, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। देखिए सबसे पहले तो आप सिंबल समझ लीजिए कि जब अगर आपको याद होगा कि मैंने ट्रोइक में क्या बताया था। ट्रोइक क्या फॉलो करता है, पहले स्ट्रेस लेवल फॉलो करता है फिर अनस्ट्रेस, मतलब पहले स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस, ट्रोइक फॉलो कर रहा था। तो सबसे पहले इसी के हिसाब से हम देख लेते हैं, सॉरी। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। अब देखिए टाइगर, टाइगर को अगर हम दो भाग में कन्वर्ट करें, बोलने में हमारे कितने वॉवल्स आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, टाइगर। तो टाइगर को अगर दो भागों में करें तो देखिए टाइगर, तो सबसे पहले जो स्ट्रेस लेके बोला जाता है उसके लिए ये सिंबल होता है ये वाला, और जो अनस्ट्रेस लेके सिंबल बोला जाता है उसके लिए सिंबल होता है ये वाला। मतलब जो वॉवेल्स हम यूज़ में करते हैं, प्रयोग में करते हैं, अगर हम स्ट्रेस लेके बोल रहे हैं तो सिंबल ये वाला होगा, आई वाला, टेढ़ा आई। और अगर हम अनस्ट्रेस बोल रहे हैं तो इसके लिए होगा यू वाला। तो चलिए इसी को देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। आई होप मैं आपको समझा पा रही होंगी। तो देखिए टाइगर में हम दो बार ऐसे टाइगर, तो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आप टाइगर, देखिए टाई कितना आप आसास कितना तेज़ी से बोल रहे हैं, टाई और गर आराम से बोल रहे हैं। मतलब टाई में तो आप स्ट्रेस ले रहे हैं पर गर में कोई भी स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं। फिर यहाँ पास भी यही हुआ है, टाई गर, देखिए टाई गर, गर आराम से बोला जाता है, कोई भी स्ट्रेस इसमें नहीं लिया जाता है। बर्निंग, बर्निंग, देखिए यहाँ पास इसको भी हम यहाँ पास कन्वर्ट कर देंगे तो बर्निंग, ये भी ये देखिए ये स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस, फिर यहाँ पास ब्राइट, फिर ये भी क्या है ये भी स्ट्रेस लेवल ब्राइट, ये भी बिल्कुल वही फॉलो कर रहा है सिलेबस, ब्राइट। फिर इन द, फिर इन द में देखिए आप इन द, तो ये क्या है स्ट्रेस और ये अनस्ट्रेस। आप सिंबल देखते रहिए, आई एंड यू का, आई एंड यू का सिलेबल आप समझ लीजिए कि स्ट्रेस जो फॉलो करेगा वो आई फॉलो करेगा और अनस्ट्रेस जो फॉलो करेगा ये यू का फॉलो करेगा। ऑफ द नाइट, देखिए राइटर क्या किया है, ये ब्लैक का है, मैंने पहले ही बताया। तो ये क्या राइटर किए हैं कि पूरा वही, पूरे लाइन में वो वही सिंबल फॉलो किए हैं, मतलब स्ट्रेस टू अनस्ट्रेस, स्ट्रेस टू अनस्ट्रेस। चलिए ये तो ट्रोइक का एग्जांपल हो गया। अब एक हम आपको एग्जांपल एम्बिक का भी दे देते हैं। तो सबसे पहले तो एम्बिक का यहाँ पास एग्जांपल दे, मीटर तो हम आपको बता ही दिए कि जो सिलेबल फॉलो रेगुलर पैटर्न फॉलो करता है स्ट्रेस टू अनस्ट्रेस लेवल, इसे ही हम मीटर कहते हैं। और यहाँ पास देखिए हम आपको सिंबल भी ऐड कर दिए हैं। देखिए जो स्ट्रेस लेवल होता है उसका सिंबल क्या होता है, ये वाला होता है, और जो अनस्ट्रेस लेवल होता है उसका सिंबल होता है ये वाला। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरा वीडियो पूरे डिटेल में आपका जो TKPS TST PST है वो आपको इस चैनल पर फ्री में मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चलिए ये हम क्या देखते हैं ये नहीं एम्बिक का देख लेते हैं। द कपल सेट इन साइलेंस वॉचिंग द लाइटिंग डांस अक्रॉस द स्काई। तो इसमें क्या देखें, दी, दी बोलने में आपको कोई भी ताकत नहीं लग रहा, कोई भी बिल्कुल भी साउंड जरा सा, बस हल्का सा दी। फिर कपल, कपल को अगर हम तोड़ ले रहे हैं
कपल। तो कपल में क्या हो रहा है, पहले ये देखिए फिर क्या कर रहा है, अगर दो भागों में हम इसको तोड़ रहे हैं तो कपल, जो कपल है उसमें क्या है, थोड़ी सी सांस आ रही है, और जो पल है उसमें आराम से पल धीरे से निकल जा रहा है, मतलब उसमें कोई भी आपको दम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कोई भी आराम से बिल्कुल सिंपली वे में निकल जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले तो अनस्ट्रेस फॉलो किया, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, फिर फिर उसके बाद सेट इन साइलेंस फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस। देखिए अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, ऐसे ही करके आपको ये देखिए पूरी लाइन, द लाइटनिंग डांस अक्रॉस द स्काई, ये जो मीटर, ये जो एग्जाम्पल है, ये किसका है, आई एम का है। आई होप स्पेलिंग नहीं लिखा जा रहा है अभी, चलिए, लेकिन फिर भी हमने आपको एक एग्जाम्पल आई एम का दे दिया। ये वाला एग्जाम्पल जो है वो आई एम का है, और ये वाला एग्जाम्पल जो है ट्रोइक का है। आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस पता होगा। तो जो ट्रोइक फॉलो करता है वो स्ट्रेस टू अनस्ट्रेस फॉलो करता है, जो आई एम फॉलो करता है इसका उल्टा अनस्ट्रेस टू स्ट्रेस फॉलो करता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम अपनी पोट्री पे चलते हैं। आई होप मीटर और राइमिंग स्कीम आपको समझ आई होगी। आइए एक बार फिर से आपको राइमिंग स्कीम बता देते हैं। देखिए टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, जब आपका इसका टी और जस्ट अ सेकेंड, राइमिंग स्कीम पता नहीं आपको चला होगा कि नहीं, ब्राइट और नाइट ये देखिए मिल रहा है, फिर आई और ट्री ये दोनों बोलने में सेम साउंड लग रहा है लास्ट वाले, तो इसमें क्या बन गया, एक राइम बन गया। इसका राइम फॉलो हो रहा है ए बी बी, ये फॉलो हो रहा है, ठीक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम आज फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ने वाले थे। चलिए आज हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ने वाले थे, तो चलिए इसको शुरू करते हैं कि आपको हम बताते हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर क्या होता है। आई होप अब तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मीटर और राइमिंग स्कीम में। तो चलिए अपनी पोट्री को हम कवर करते हैं। तो पोट्री इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर that is composed in a determined lyrical arrangement of word that may have various functions conveying a thought, describing a scene or telling a story। मतलब पोएट या राइटर जब अपनी स्टोरी, अपनी थॉट को या फिर किसी बात को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को वो अपनी स्टोरी में, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बर्ड को, किसी भी चीज़ को, किसी पर्सन की स्टोरी को अपने अगर स्टोरी में लिख रहा है, अपने लिटरेचर में लिख रहा है, जिसमें एक टोन आ रहा है, एक राइमिंग स्कीम आ रही है, एक रिदम आ रहा है, तो उसको पोएट्री, उसको उस फॉर्म को हम पोएट्री कहेंगे। पोएम्स कैन आल्सो बी फ्री वर्स नहीं सर, सबसे पहले तो एंड एम्फेसिस ऑफ अ लाइन इज बेस्ड ऑन इट्स स्लैबिक मीटर बीट्स, जिसका एक मैट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। मतलब अभी मैंने आपको मैट्रिकल स्ट्रक्चर बताया ना कि ए बी या फिर सी ए बी बी सी ऐसे करके जब एक मैट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, उसी फॉर्म में अगर राइटर रिपीटली लिखता रहेगा तो उसी को हम पोइट्री कहते हैं। अगर नॉर्मल बातों को हम बोलते जाएँ अपनी भाषा में जैसे बोलते हैं, तो उसको हम प्रोज के फॉर्म में ऐसे बोलते हैं या फिर लिखते हैं। लेकिन अगर उसमें एक रिदम हो जाए, एक टोन हो जाए, एक बीट बन जाए, तो उसको वही फॉर्म हम पोट्री में कन्वर्ट हो जाता है, कि वही एक, जब इसमें एक टोन मिल जाता है तो वो पोट्री कहलाने लगती है। तो आगे चलते हैं। अब पोएम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टैंजास। पोएम क्या कहता है, जैसे प्रोज आपका, जब आप एक पैराग्राफ, प्रोज में होता है, पैराग्राफ होता है, अगर वही चीज़ आप पोट्री में लिख रहे हैं तो वो पैराग्राफ स्टैंजा में कन्वर्ट हो जाता है। पोएम्स कैन बी आल्सो बी इन, ये वाला लाइन छूट गया था। पोएम्स कैन आल्सो बी इन फ्री वर्स विच फॉलोज नो फॉर्मल स्ट्रक्चर। पोएम्स फ्री वर्स में भी लिखा जा सकता है। पोएम्स जो है ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स और एम्बिक पेंटामीटर, मतलब कि ये इसको जो कहते हैं हीरोइक कपलेट, तीन फॉर्म में लिखा जाता है। या फिर हीरोइक कपलेट में लिखा जाएगा, या फिर ब्लैंक वर्स में लिखा जाएगा, या फिर फ्री वर्स में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस ये हीरोइक कपलेट या फिर ब्लैंक वर्स में ही लिखा जाए, ये फ्री वर्स में भी लिखा जाता है, जिसमें कोई भी कोई भी मीटर या फिर वो सब फॉलो नहीं होता है, रूल रेगुलेशन इसमें फ्री वर्स में नहीं होते हैं। आगे हम आपको बताएंगे फ्री वर्स क्या होता है। तो रुकिए, अभी यहाँ तक पढ़ लीजिए। थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। विच आर द बेसिस बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ पोएम। जो स्टैंजा रहता है क्या, उसमें एक ब्लॉक्स का काम करते हैं। मतलब अगर हम पोएट एक थॉट अपना बता रहा है और वो थॉट खत्म होकर वो दूसरा शुरू कर रहा है, जैसे आप पैराग्राफ दूसरा शुरू करते हैं, एक थॉट को एंड करके फिर दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं ना, जब थॉट आपका एंड हो जाता है। ऐसे ही जब पोएट अपना थॉट चेंज करना चाहता है, अपनी बातें चेंज करना चाहता है, तो वो स्टेंजा चेंज कर देता है। स्टेंजा इज अ ग्रुपिंग ऑफ लाइंस। स्टेंजा क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ लाइंस रहता है, सिमिलर टू अ पैराग्राफ इन प्रोज, जो प्रोज में पैराग्राफ रहता है उसी के सिमिलर होता है। स्टेंजा कैन बी सब डिवाइडेड फर्दर इनटू स्मॉलर यूनिट्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लाइंस इट कंटेंस।
मतलब ये यूनिट्स में डिवाइड होता है, जो कि थोड़ी कुछ लाइन के थ्रू रहता है। फॉर एग्जांपल अ कपलेट इन इज अ स्टैंजा विथ टू लाइंस। मतलब कह लेते हैं आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहती हूँ कि जो मान लीजिए कि जो टू स्टैंजा का लाइन रहता है उसे क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। जो टू स्टैंजा का लाइन रहता है वो क्या कपलेट कहलाता है। मैंने भी ऊपर बताया था आपको। जस्ट अ सेकेंड। और जो क्वार्टन होता है, टू लाइंस का स्टेंजा क्या कहा जाता है, कपलेट कहा जाता है। और 4 लाइंस का स्टेंजा क्या कहा जाता है, उसे क्वार्टन कहते हैं। अब पोएम में भी रिदम और नॉन रिदमिक। पोएम में भी रिदमिक भी हो सकता है और नॉन रिदमिक भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि इसमें रिदमिक ही हो। लेकिन कुछ मीटर होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं आपको पोएम क्रिएट करते समय। द रिपीटेशन ऑफ एंड साउंड ऑफ टू कंसेटिव लाइन्स इज कॉल्ड रिदम राइम। अभी आपको मैंने बताया था कि क्या था, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, वो बताया था ना, ब्राइट और ये आई आई वाला, वही वाला सीन है कि देखिए द रिपीटेशन ऑफ एंड साउंड ऑफ टू कंसेटिव लाइन इज कॉल्ड राइमिंग। इसे क्या कहते हैं, जब जो एंड का रहता है उसका रिपीटेशन साउंड जो रहता है सेम रहता है, तो उसी को क्या कहते हैं, राइम कहते हैं। इट एड्स अ म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ अ पोएम, जो कि म्यूजिकल क्वालिटी आपके पोएम को एक म्यूजिकल क्वालिटी देती है। इन पोइट्री मेजरी इज द यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज टू इवोक अ सेंसरी एक्सपीरियंस इन द रीडर। क्या कहता है कि जब पोट्री में क्या होता है, राइटर अपना इमेजरी पावर बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, जो कि फिगरेटिव लैंग्वेज में यूज़ करता है, जिससे कि जैसे कि जब सामने वाला आपका उसका पोट्री सुन रहा है तो उसको क्या लग रहा है कि हम वो, अगर कोई राइटर मान लीजिए किसी बर्ड का, नाइटिंगेल का कोई कर रहा है, नाइटिंगेल के बारे में चर्चा कर रहा है, तो राइटर आपको ऐसा समझाएगा कि आपको लगेगा कि आप उस नाइटिंगेल को देख ही रहे हैं, आप उसको पूरा महसूस कर रहे हैं। उसको राइटर इस तरीके से आपको वो आपको आपके सेंसेशन को टच करते हैं, उनकी स्टोरी ऐसा राइटर को करते हैं कि उनकी उनकी एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी होती है कि आपको लगेगा कि हाँ मैं उस जगह को देख रहा हूँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ, उसको महसूस कर रहा हूँ। इस हिसाब से राइटर अपनी थॉट्स को प्रस्तुत करते हैं। Sensory. When a poet employs imagery in its poem, it provides the reader to with a sight that can be felt as a real. मतलब जब राइटर क्या कहता है, जो पोएट रहता है अपनी इमेजरी को इस तरीके से पोएम में उतारता है, अपने जो थॉट को रहता है, अपनी इमेजरी को रहता है इस तरीके से पोएम में उतारता है कि जो रीडर रहता है, जो पढ़ने वाला रहता है, उसको लगता है कि वो रियल वर्ल्ड में सब कुछ फील कर रहा है, कि हाँ अब वो देख रहा है सब कुछ, कि हाँ वो मेरी आंखों के सामने ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसे राइटर रहते हैं। आप चाहे वर्ड्सवर्थ की पोएट्री को उठा लीजिए, चाहे कीट्स की पोएट्री को उठा लीजिए, चाहे सेली, ये लोग ऐसे अपनी पोएम्स में ऐसे, स्काईलर्स को देख लीजिए, टू अ नाइटिंगेल को देख लीजिए, ऐसे ही लोग प्रस्तुत किए जैसे लग रहा है कि हाँ हम नाइटिंगेल की आवाज़ खुद सुन रहे हैं। वो एक वर्ड को बहुत ही क्लियरली बताते हैं कि नाइटिंगेल क्या कर रही है, कैसे बैठी है, ये सब आराम से बताते हैं कि उसका टोन कैसा है। बिल्कुल पढ़ने में इतना प्लीजिंग लगेगा आपको, बिल्कुल राइमिंग टोन में, बिल्कुल ही इतना अच्छा लगता है, जैसे लगेगा आप सच में उसको देख रहे हैं। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि पोट्री आपको एक एहसास, कि आप पोट्री ये होता है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा उदास हैं फिर भी उसको सुन लें तो आपको बहुत ही अच्छा प्लीजिंग फील होगा। देखिए प्लीजिंग, अभी मैंने ऊपर आपको पोट्री के जो 3 फॉर्म बताए थे, राइम्ड पोट्री, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स। तो यहाँ पास हम देख लेते हैं। वीडियो लंबी तो नहीं हो गई? वीडियो काफ़ी लंबी हो गई दोस्तों। जो ब्लैंक वर्स है राइम पोट्री है, और क्या है फ्री वर्स। देखिए बहुत कुछ है आपका जो कि अभी आपको करवाना है। एलिजीज पेस्टोरल एलिजी, लिरिक पोएट्री, बैलेट, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये सब क्या होता है ये सब आपको बताना है अभी। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। ये वीडियो आपको ये वाला जो पार्ट रहेगा ब्लैंक वर्स, राइम पोएट्री और फ्री वर्स का, आज शाम को मिल जाएगा। जो पीजीटी की टाइमिंग है 8 PM पे, उसमें आपको ये वाला आगे का पैटर्न मिल जाएगा। तो फिलहाल तो इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है दोस्तों, तो बस यहीं तक। ये जो आगे का पैटर्न है आपको मिल जाएगा। एक जो पीएचडी वाला बैच है उसमें मिल जाएगा, पीएचडी के टाइमिंग पे मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं समझाने का जो मेरा तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको बिल्कुल सिंपल वे में मैं अपनी बातों को समझा सकूँ, आपके जो डाउट है क्लियर कर सकूँ। अगर कोई भी फिर भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जल्दी जल्दी हम 1000 फैमिली का कर दीजिए, जो जिसके कि हम लाइव मिल सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।